हेलो वेलकम एवरीवन एंड आई एम डैम श्योर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फॉर द फोर्थ कमिंग अटेम्प्ट. ओके, नाउ अनदर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कौन कौन से टॉपिक एग्जाम्स के हिसाब से जरूर देख के जाने हैं. ओके, तो यस, ये टॉपिक जरूर देख के जाना. व्हाट इज द रिवर्जन? एक रिवर्जन क्या होता है? जहां पे ओरिजिनल इंटरेस्ट विच इज लेफ्ट बाय द ग्रांटर ऑफ द प्रॉपर्टी और द लेसी इज रिटर्न बैक, दैट्स कॉल्ड रिवर्जन. ओके, उसके साथ रिमाइंडर. ओके, द रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु हैज ग्रांटेड इट फर्दर to the last person to whom the devolution has to be made is the remainder. मैंने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस भी किए थे क्लास में. तो रिमेंबर दैट व्हाट इज द रिवर्जन एंड व्हाट इज अ रिमाइंडर. ओके, इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाइएगा. And yes, which properties cannot be transferred? So not every kind of property can be transferred. There are certain kinds of properties which cannot be transferred. तो हमने पूरा देखा था the chance of heir apparent, right of re-entry, transfer of easement, restricted rights, right to future maintenance, right to reuse and public importance. तो सारे राइट्स अच्छे से देख के जाना, कौन कौन से है, क्या राइट्स हैं, उसके पॉइंट्स क्या हैं. हर एक पॉइंट को पॉइंट वाइज अच्छे से डिस्कस करना, समझ के पढ़ के जाना. जो भी आप नोट से पढ़ रहे हो प्लीज देखना ये टॉपिक आपने पूरा अच्छे से किया हुआ है. ठीक है. अनदर टॉपिक जो आपको अच्छे से देख के जाना है वो या दिस वन, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर टू द अनबॉर्न पर्सन या रूल अगेंस्ट परपेचुटी, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14. तो देख के जाना एक अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करने और क्या क्या रूल्स है जो उस चीज को रोकते हैं, और रूल अगेंस्ट परपेचुटी का है और कहाँ पे यूज किया जा सकता है, और एग्जांपल्स भी देख के जाना उसके बारे में. तो इट विल हेल्प यू टू एनालाइज इट एंड अंडरस्टैंड इट वेल. ठीक है. देन इसके साथ साथ क्या देखने का है, या दिस वन, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन का मतलब ये होता है कि एक चॉइस दी जाती है जहां पे पर्सन या तो चीजों को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. वैसे क्वेश्चन लाइक अ पर्सन कैन एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट, ये भी या तो एक्सेप्ट कर सकता है या डिक्लाइन कर सकता है. क्वेश्चन को समझना, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझना, उसके कंडीशंस वगैरह समझ के वो पूरा पार्ट लिखने की कोशिश करना जो उसने क्वेश्चंस में पूछा गया हो. ठीक है. देन या डू दिस वन, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल. ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जहां पे आपको प्रॉपर्टी का पैसा पूरा मिल चुका है और अब आप उसको चैलेंज कर रहे हो कि ये इलीगल ट्रांसफर या प्रॉपरली नहीं हुआ है. तो ये अच्छा केस है. एंड डू रीड द केस, डू रीड द कंडीशंस, एग्जाम में पूछा क्या है उस चीज के हिसाब से, और ये किस चीज में एप्लीकेबल नहीं हो सकती. ठीक है. देन या द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस. लिस पेंडेंस पेंडिंग लिटिगेशन के बारे में बातचीत करता है. नथिंग न्यू टू बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पेंडिंग लिटिगेशन. तो ये लिस्ट पेंडेंस है क्या, किस नेचर में वो बाइंड करता है, उसके क्या क्या कंडीशंस है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. जो भी नोट्स जैसे भी आप पढ़ रहे हो ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना कि लिस्ट पेंडेंस क्या होता है और किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं. ठीक है. रिमेंबर, मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि मैं टॉपिक के ऊपर इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस पर नहीं. क्वेश्चंस ज़रूर देखो कि एग्जाम के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और मुझे इस तरह से आंसर लिखने चाहिए, वो आपको शार्पन अप करना पड़ेगा. ओके. बट मेरा इंसिस्टेंस टॉपिक के कि उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए. ठीक है. एग्जाम वाला दिन, क्योंकि उस दिन बहुत सारी चीजें देखने की होगी, तो एटलीस्ट इन चीजों पे खास ध्यान रखना. और अभी पढ़ते समय पूरा पढ़ने का है, ओनली सिलेक्टिव रीडिंग नहीं चलेगी. ठीक है. तो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्टमेंट, या देन, अच्छा सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर नहीं था, हाँ ये था. डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस. पार्ट परफॉर्मेंस कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं. जब एक पार्ट परफॉर्मेंस होती है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए और कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को फुल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, या उसका क्या रिस्ट्रेंट ऑर्डर है. और पार्ट परफॉर्मेंस आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टी वापस देता है लेकिन टाइटल नहीं देता. तो ये बारे में पूरी बात अच्छे से समझ के जाना. एंड या एक सेल और एक एक्सचेंज में क्या फ़र्क होता है, यस, एक सेल और एक एक्सचेंज क्या नेचर में होता है. तो एक एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, या फिर सेल और एक्सचेंज में क्या फ़र्क है, ये पार्ट अच्छे से देख के जाना. व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज अ एक्सचेंज, एंड व्हाट हैज़ टू बी डन इन केस ऑफ सेल और एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है. देन दिस वन,
एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स कैसे होते हैं, डू द एक्शनेबल क्लेम्स गिव यू राइट टू सू। तो ये वाला पार्ट भी देख के जाना कि एक्शनेबल क्लेम्स को एनफोर्स कैसे करते हैं, उस किस नेचर में क्या क्या उसके राइट्स है। देन या ओके, यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, ये मॉर्गेज के जो भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, इंक्लूडिंग दिसंबर 21 में कंडीशनल मॉर्गेज का, अच्छे से देख के जाना। छोटे छोटे आते हैं लेकिन इसके अंदर भी अपने को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस बट दे गिव यू गुड मार्क्स। तो प्लीज समझ के जाना। सारे मॉर्गेजेस बहुत सिंपल है, अच्छे से उसको समझ के जाना, उसके सारे टॉपिक्स समझ के जाना कि कैसे वो मॉर्गेज को यूज किया जाता है। ठीक है, yeah, this one. What are the characteristics of a charge? चार्ज होता क्या है, उसके फ्लोटिंग चार्ज क्या रहता है और फिक्स्ड चार्ज कैसे रहते हैं, किन सर्कमस्टेंसेस में चार्ज फ्लोटिंग चार्ज लिए जाते हैं, किन सर्कमस्टेंसेस में फिक्स्ड चार्ज, और इनकी एनफोर्सेबिलिटी कैसे होती है। तो इस बात में अच्छे से इस टॉपिक को समझना कि चार्ज किस नेचर का है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। वाइल यू आर रीडिंग दिस टॉपिक यू शुड बी श्योर कि मेरा आंसर प्रॉपरली आएगा। ठीक है, देन this one. What are the clog on redemption? तो clog on redemption का मतलब क्या होता है और कब मैं ये clog on redemption एक्सरसाइज करता हूँ, और ये void किस नेचर में होता है, किसके अगेंस्ट void होता है, और ये clog on nation void हुआ तो ट्रांसफरर को उसकी प्रॉपर्टी वापस से डिवॉल्व कैसे होती है। तो एक बार ये जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये आता है। प्लस एग्जैक्टली ये वाला एक ऑनरस गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट विच इज you can say having a burden of a liability is a onerous gift। तो onerous gift कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या नेचर है उसकी, क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक शॉर्ट नोट के तौर पे आता है, एक ही बार एग्जाम में पूछा है, बट देख के जरूर जाना, तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, देन ये वाला केस भी पढ़ के जाना। अजीत ट्रांसफर्स वैल्यूएबल फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज रिवर्शनरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू बलजीत, वेदर बलजीत सूट विल सक्सीड। वैसे सारे केसेस ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमने डिस्कस किए काफ़ी अच्छे केसेस है। तो आपको ये समझना है कि केस पढ़ने के बाद क्या था, ये था जहाँ पे चांस ऑफ एयर अपेरेंट है, क्योंकि अजीत ने बलजीत को वैल्यूएबल कंसिडरेशन में अपना रिवर्शनरी इंटरेस्ट देने की बात की। मतलब उसने कहा कि मेरे पापा के मरने के बाद जो राइट्स मुझे मिलेगा वो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन मरने के बाद रिवर्शनरी इंटरेस्ट, मरने के बाद रिमाइंडर मैन होता है, रिवर्शनरी इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये इंटरेस्ट आप तभी ट्रांसफर कर सकते हो जब आपको प्रॉपर्टी मिली है। तो मेयर चांस ऑफ एयर अपेरेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो ये वाला केस देख के जाना, अच्छा केस है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, प्लस ये वाला केस भी देख के जाना कि आमिर इफेक्ट्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज ओन लाइफ with a life insurance and Amir dies and the bank claims the amount from the Amir's heirs। तो क्या वो हो सकता है? वेल एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पे आप एक एक्शनेबल क्लेम के सामने, जिसको बैंक के सामने आपने डिपॉजिट कर रखा है, तो क्लेमेंट कौन होगा। ओके, एग्जाम में एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चंस में फैक्ट्स थोड़े ऊपर नीचे चेंज कर देते, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ध्यान रखना एग्जामिनर ने कई फैक्ट्स चेंज तो नहीं किए, या उसका इम्प्लीकेशन क्या है वो चीज़ देख के जाना। ठीक है, and yes, 2018 का क्वेश्चन था, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड हैज बीन बिटवीन ए एंड बी, द ट्रांसफरी एंटरिंग इनटू द पोजीशन एंड विलिंग टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ए's registration has not been affected, B seeks to evict from land। ये पार्ट परफॉर्मेंस का क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, ट्रांसफरी ने प्राइस पे कर दिया है, और ए ट्रांसफरी बी है और बी ने प्राइस पे कर दिया, और ए अभी बोलता है क्योंकि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इफेक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो निकल मेरी प्रॉपर्टी से। वेल इन दिस केस पार्ट परफॉर्मेंस यूज कर सकते हैं। पार्ट परफॉर्मेंस की कंडीशंस क्या है, पोजेसरी राइट्स ट्रांसफर हुई है कि नहीं, चेक करके पढ़ के जाना। इट्स अ गुड केस। ओके, एंड देन यस, सचिन मेड एन अनकंडीशनल गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी टू अमित बट कंटिन्यूड इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। Sachin revoked the gift and transferred it to Naresh. Amit wants to recover the possession from Naresh। क्या एक गिफ्टेड प्रॉपर्टी के अंदर जो प्रॉपर्टी का डोनर है वो उसको रिवोक कर सकता है, पहली बात। और अगर वो रिवोक नहीं कर सकता तो क्या ट्रांसफरी
को जिसको कभी पोजेशन मिला ही नहीं था वो पोजेशन क्लेम कर सकता है। तो इट वाज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर और उसके एक एक्सेप्शन की बात हो रही है कि आपने जो प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर दी है वो अपने आप में वैसे तो ओनर रिवोक नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर गिफ्ट डीड कंप्लीट है तो यहाँ इस केस में अमित अपने आप में एक ओनर बन चुका है। और अगर आप गिफ्ट डीड रिवोक करके भी, और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये अनकंडीशनल गिफ्ट है, तो इसका मतलब जैसे अमित ने एक्सेप्ट कर लिया और रजिस्टर्ड हो गई तो गिफ्ट अपने आप में पिक्चर में आ चुकी है और गिफ्ट हैज टू बी रजिस्टर्ड। तो इस केस में फिर ये ग्राउंड नहीं लिया जा सकता कि नरेश को ऑस्टेंसिबल ओनर से प्रॉपर्टी मिली है, बिकॉज Sachin was just holding the property. He was only having the possessory rights, not the custody or lien on the property. इसलिए वो ostensible owner कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है? And yeah, this one, December 19, A and B are litigating in the court for property X during the pendency. The suits end in B favor. Who shall be entitled to the property? So ये अपने list pendants के हिसाब से पढ़ा था। What are the list pendants? What is the rule? तो ये वाला पार्ट ज़रूर देख के जाना। इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड लेटेस्ट क्वेश्चंस में से ये सारे एक्स एंड वाई प्रॉपर्टी ओन करते हैं एंड एक्स एंड वाई वर्थ ओनली 5,000 एंड अ कंडीशन दैट वाई शुड सेल द प्रॉपर्टी ऑफ 75,000 नॉट बिलो दैट। दिस कंडीशन वाज वंस बिकम इनवैलिड, नो वन विल बाय द प्रॉपर्टी वर्थ 5,000 फॉर 75,000. X give property of 75,000, stipulate that Y wants to sell the property, he should sell it too. So restraint on alienations, वो वाला कंडीशन दैट इज सेक्शन 10 का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ये वाला केस जरूर पढ़ के जाना एग्जाम के हिसाब से। गुड केस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेस्ट्रेंट ऑन एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और इस तरह के अमाउंट वाइज रेस्ट्रेंट अपने आप में एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है और ये कंडीशंस वॉइड होती। ठीक है, देन दिस वन अगस्त का पेपर था। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड हैज बीन एंटर्ड बिटवीन विशाल एंड आकाश. Akash is a transferee and he paid the price entering into the possession and will carry out the contractual obligation. Registration has not been effected by Vishal, the transferor, and he wants to evict the land. So same again part performance of the property, that is transferor evict करना चाहता है, लेकिन transferee के पास अगर possession है और उसने अपना बाकी का part performance किया है तो वो एक specific relief मांग सकता है। ठीक है, and ये था दिसंबर का क्वेश्चन। ए गिव्स बी 1 लाख रिजर्विंग हिज राइट टू टेक बैक 10,000 आउट ऑफ दैट एट हिज डिजायर विद बी's assent. What is the validity of the gift? Is the gift totally valid or not? तो देखो, गिफ्ट के बेसिक कंडीशन होते हैं। जनरली गिफ्ट अपने आप में अनकंडीशनल नेचर की रहती है, और अगर गिफ्ट में कोई कंडीशन है और वो कंडीशन कंप्लाई करने के बाद बाकी की गिफ्ट एग्जीक्यूट की जा सकती है, so that's just a minor condition, then it will not revoke the entire gift. So gift can be valid to the extent it is unconditional. तो 1 लाख के सामने 10,000 काट दो तो 90,000 तक के लिए गिफ्ट वैलिड रहती है। ठीक है, एंड यस दिस वाज अ जून 22 का केस। तो मैं आपको यही हिंट दे रहा हूँ कि एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी बार केसेस आए हैं। लेटेस्ट केसेस पढ़ने पे आपको मालूम पड़ता है कि सर ये सारे केसेस तो हमारे लॉ जो हमने पढ़े थे उसी पे थे। और ये टॉपिक डिस्कस करते समय जब मैं डिस्कस कर रहा था तो काफ़ी सारे केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे। तो टॉमी हैज़ 2 प्रॉपर्टीज M and N and he sells N to John and puts the condition not to construct more than 1 story. Okay, the property which he retains shall have good light and air. Is the condition valid? तो अगर adjoining property उसकी खुद की ओनर की, तो conditions restraint on enjoyable property है, वो अपने आप में valid रह सकती है। याद आया वो 2 बिल्डिंग सामने सामने और वैसे 2 घर। तो that's what I have given you sufficient example. तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, प्लीज़ वो टॉपिक्स अच्छे से करके जाना। नो डाउट पूरा पढ़ना पड़ेगा, अभी तो पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, पर जिस दिन एग्जाम वाला दिन होगा बहुत सारी पढ़ाई होगी, तो उसमें से इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना और हो सके तो अच्छे से करके जाना, और बाकी के टॉपिक्स भी एक बार अच्छे से ग्लांस करके जाना ताकि एग्जाम वाले दिन आप उसको टैकल कर सको। ठीक है, बिकॉज पढ़ाई बहुत है, आई डू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं आपको ये वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ते समय आपको ध्यान रखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।